आज हम सबसे पहले आपको पहलगांव आतंकी हमले से जुड़े 2 नए वीडियोस दिखाना चाहते हैं और जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। एक वीडियो में पर्यटकों में आतंकी हमले का खौफ नजर आया और वहीं अगर आप दूसरा वीडियो, ये पहला वीडियो, खौफ देखिए, मतलब लोग इतने दहशत में हैं, एक जगह छिपे हुए हैं। और दूसरा वीडियो आतंकी हमले के बाद मची अफरा तफरी का है। पहलगांव के इस वीडियो में गोलियों का उनकी साफ आवाज सुनाई दे रही है। एक बार हम आपको सुनाएंगे भी। गोलियों से डरकर बैसारन घाटी पहुंचे पर्यटक छिपने की कोशिश करते हैं। आतंकियों के डर से पर्यटक एक कपड़े की दुकान के पीछे छिप जाते हैं। इस दौरान आतंकी खुले मैदान में मासूम लोगों की जान ले रहे थे। देखिए, जिस वक्त पर्यटक कपड़े की दुकान के पीछे छिपकर आपने देखा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान एक पर्यटक जिपलाइन पर एडवेंचर का वीडियो बना रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वो आवाजें जो वो सुन रहा है वो गोलियों की आवाजें थी, पटाखों की नहीं या किसी तरह के जश्न की नहीं। इस वीडियो का पहला हिस्सा काफी चौंकाने वाला है। इस वीडियो में दिख रहा है कि पर्यटक को जिपलाइन में बैठाने के बाद वहां मौजूद एक जो व्यक्ति है वो गोलियों की आवाज सुनने के बाद इस्लामिक नारे लगा रहा था। वीडियो में भी साफ सुनाई दे रहा है कि जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जब हम ये वीडियो पूरा ऑडियो के साथ प्ले करेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले जोर से गोली की आवाज आती है, उसके बाद वो आदमी इस्लामिक नारे लगाता है और फिर वो पर्यटक को जिपलाइन से उतारने के बजाय उसे जाने देता है। हम आपको वीडियो का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें ये हुआ था। आपने सुना, वीडियो में गोलियों की आवाज आती है और उसके बाद इस दौरान जिपलाइन करवाने वाले व्यक्ति के मुंह से इस्लामिक नारे भी सुन लगते हैं। इस एक छोटे से वीडियो ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। अब वो शख्स भी सामने आएगा, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो हमारे साथ आज तक पर भी बैठे, उन्होंने पूरा सच बताया है। अब देखिए, संदेह पैदा हो गया है कि क्या यहाँ पर जो ये स्थानीय व्यक्ति था इसको कुछ जानकारी थी या जानबूझ के अनदेखी की, क्योंकि ये शख्स जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो कुछ अचंभित करने वाली बातें बता रहे हैं। अगर उसे पता चल गया कि गोलियां चल रही हैं तो फिर उसने, क्योंकि वो तो वहाँ पर रोज था, उसे तो पता होगा इस तरह की आवाज़ आना बहुत स्वाभाविक नहीं है। गोलियां चल रही हैं, फिर उसे पर्यटक को रोकने के बजाय उसको मरने के लिए आगे क्यों भेज दिया? या फिर एक बात ये भी हो सकती है कि वो खुद भी समझ नहीं पाया। हमने उस पर्यटक से बात की जिसने ये वीडियो बनाया था, उन्होंने हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं, फिर चश्मदीद का हैरान कर देने वाला खुलासा भी सुनवाते हैं। वो जो हमको जिप लाइन करवा रहा था जो बंदा, वो एग्जैक्टली हमारे पहले, मतलब मेरे जिप लाइन की उसके पहले मेरे सामने उन लोगों ने 9 लोगों को जिप राइड करवाई। उसके अंदर मेरी फैमिली भी थी, मेरा वाइफ थी, मेरा बच्चा था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कभी भी नहीं बोला अल्लाहू अकबर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मली उसने जिप लाइन करवाई। जब मैं रेडी हो गया था, सेट हो गया था, मेरा सेल्फी स्टिक वगैरह सब अरेंज किया, तब वो 3 बार बोला अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और फायरिंग स्टार्ट हुई। और वो नीचे देख के बोल रहा था। मुझे भी तब भी नहीं मालूम पड़ा था, बट 23 को अहमदाबाद पहुंच के मैं पूरी फैमिली के साथ वीडियो देख रहा था, तब ये चीज़ हमको नोट डाउन हुई कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है। उसके बाद फायरिंग हुई। आगे के एक भी वीडियो में कहीं फायरिंग या ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है, पर ये बंदा जब ये 3 वर्ड्स बोलता है उसके बाद ही ये माहौल को क्रिएट हुआ। तो ऋषि भट्ट पहलगांव हमले के चश्मदीद ये साफ साफ बताते हैं कि इससे पहले भी, मुझसे पहले भी कई लोग, कई पर्यटक गए थे और वो जिपलाइन पर गए थे, लेकिन तब उसने इस तरह के धार्मिक नारे नहीं लगाए थे। इनके खुद के परिवार के लोग गए, उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन जब वहां गोली चली और वो उसके बाद धार्मिक नारा लगाता है और फिर इनको आगे भेजता है। बहरहाल अभी अगर जांच होनी है तो ये जांच एजेंसियां ही करेंगी। जैसे जैसे सच इसका आएगा हम आपको बताएंगे। आज सबकी नजर इस बात पर है, पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली है। उसे लग रहा है कि भारत कुछ तो करने जा रहा है, लेकिन उसे बेचैनी इस बात की है कि भारत क्या करने वाला है। इतना तो तय है कि कुछ बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को इसकी चेतावनी बहुत पहले दे चुके हैं। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे हालात बहुत तेजी से बदले हैं।
आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। ऐसा कहा गया है कि सेना प्रमुख ने सैन्य तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दी है। उसके बाद तुरंत बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके घर गए। करीब 40 मिनट तक उनसे बातचीत की और जो भी मुद्दे पर बातचीत हुई है उसे जाहिर तौर पर गुप्त रखा गया है। आज भारत ने इधर देखिए फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन की डील की है और ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए ये डील पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत की पूरी फ्लीट को अरब सागर में उतार दिया है। अब उनकी लोकेशन के बारे में नहीं बताया गया है। इतना तय है कि उन्हें किसी खास मकसद से अरब सागर में उतारा गया है। भारत दुनिया के अलग अलग देशों को पहलगांव हमले और उसके पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत दे रहा है ताकि पाकिस्तान का सच दुनिया जान सके और भारत के सख्त कदम पर कोई सवाल ना उठा सके। ये जो हलचल देखी गई है उसने ये इशारा दे दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है और जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए बुरा ही होगा, यानी पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं। सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सेना में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जब भारत पर मुसीबत आती है तो भारतीय सेना का हर जवान युद्ध के लिए, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है और जब पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति आती है तो वहां के जवान मुंह छिपाते दिखते हैं। आप दोनों देशों के सेना प्रमुखों को ही ले लीजिए। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने की नौबत आ चुकी है और दोनों देशों के सेना प्रमुख क्या कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगांव हमले के बाद से ही एक्शन में, वो सबसे पहले कश्मीर गए थे। वहां उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सीमा की सुरक्षा को पहले से ज्यादा कड़ी करने के निर्देश दिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने युद्ध की स्थिति में सेना कितनी तैयार है इसकी पूरी समीक्षा की है। वो लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जोड़कर इन तमाम जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं और उनको अपडेट्स दे रहे हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, पहलगांव हमले के बाद से किसी को इनकी खबर तक नहीं थी। यहां तक दावा किया जाने लगा कि भारत के सख्त तेवर देखकर आसिम मुनीर सेना के बंकर में छिप गए थे। हालांकि 2 दिन पहले इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में नजर आए। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान में उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। पाकिस्तान के ही लोग अपने आर्मी चीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स के पाकिस्तान यूजर्स #रिजाइन आसिम मुनीर ट्रेंड करवा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक बता रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं है, यह भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ युद्ध के खतरे को देखते हुए आसिम मुनीर समेत सेना के कई बड़े अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है या कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। आम पाकिस्तानियों की चिंता नहीं है, लेकिन अपने परिवार की तो सदा रहती है। भारत में पाकिस्तान को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसे देखकर पाकिस्तान इस हद तक परेशान हो गया है कि वो झूठ फैलाने लगा है। हालांकि कुछ घंटों में ही पाकिस्तान के झूठ का खुलासा हो गया। ऐसा ही एक खुलासा हम करके आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि तुर्की उनकी मदद कर रहा है। तुर्की ने अपने 6 विमानों के जरिए हथियार भेज दिए हैं। जितने पाकिस्तान वाले हैंडल्स थे उन सब से ये बार बार फोटो डाली जा रही थी और इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जा रहा था। पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा था कि तुर्की उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का तुर्की ने ही पर्दाफाश कर दिया। तुर्की ने साफ लहजे में बता दिया कि उन्होंने हथियारों से भरा कोई भी विमान, कोई भी, एक भी विमान पाकिस्तान नहीं भेजा है। उनका कहना है कि उनका एक विमान फ्यूल भरने के लिए, जरूर अपना ईंधन भरने के लिए इस्लामाबाद उतारा गया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ये पूरा झूठ, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। आप सोचिए, पाकिस्तान सरकार और सेना भारत के तेवर देखकर इतना डर गए कि वो झूठी खबरें फैलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई देश उनका समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान के डर का
असली चेहरा तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिखाया। देखिए, तुर्की का नाम दिखाना और तुर्की से विमान की बात करना इसलिए भी पाकिस्तान चाहता है क्योंकि ये वो वक्त है जब आतंकी हमले की वजह से इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान को लेकर बॉयकॉट कर दिया है। अगर तमाम जो अरब देश हैं वो भी पाकिस्तान के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, वो भी अपने आप को पाकिस्तान को अलग थलग छोड़ रहे हैं, तो उसको दिखा कि बस तुर्की का एक सहारा है, एक विमान आया है, कुछ अपनी इज्जत बचा ली जाए। देखिए, पाकिस्तान के डर का चेहरा जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिखा रहे हैं वो आपको बताते हैं भारत की शक्ति के बारे में वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खास सलाह दी है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा है कि भारत से युद्ध करने में भलाई नहीं है, बल्कि कूटनीतिक तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान में डर केवल लोगों में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सेना, पाकिस्तानी आतंकियों में भी है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि पीओके में मौजूद आतंकियों को लॉन्च पैड खाली करने के लिए कहा गया है, करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों से लॉन्च पैड्स को खाली करने के लिए कहा है और सूत्रों से आई खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को अपने, सोचिए, आर्मी शेल्टर्स, आर्मी के बंकर्स में छिपा रहे हैं। पहलगांव हमले के बाद भारत ने कुछ ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स की पहचान की थी जिसमें आतंकियों के होने की आशंका थी और पाकिस्तान आर्मी को डर यह है कि भारत इन पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह पहले ही बताया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह भी देता है और ट्रेनिंग भी। खुद ही उन्होंने बोला, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हम तो 3 दशक से आतंकी देश है, इसीलिए इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी की एक बटालियन तो आतंकी बटालियन है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के आतंकवादी होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव की स्थिति पैदा होती है, तब सबसे पहले पाकिस्तान एक रटी रटाई धमकी देता है। वो धमकी है परमाणु बम की। कई बार से आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान को ये मालूम है कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत के आगे टिकता नहीं है, टिक नहीं सकता है, इसीलिए हर बार एक धमकी है जिससे वो ये सोचता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे, और इसीलिए परमाणु बम वाली धमकी। पहलगांव हमले के बाद भी पाकिस्तान के कई नेता और मंत्री भारत को परमाणु बम वाली धमकी दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की ये धमकियां खोखली हैं। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि भारत उसके परमाणु बम वाली धमकियों से आखिर डरता नहीं तो उसकी बेवकूफ़ी पर हम हंसते क्यों हैं। दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं वो कभी भी एक दूसरे को परमाणु बमों की धमकियां देते नहीं हैं। वो जानते हैं कि इन हथियारों से क्या हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, हर छोटी बड़ी घटना के बाद, हर छोटी से छोटी बात पर परमाणु हमले की धमकी जरूर देता है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि भारत के पास परमाणु हथियार हैं और वो पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान या किसी अन्य देश को परमाणु बम की धमकी नहीं दी है। तो आज हम पाकिस्तान भारत की परमाणु शक्ति के बारे में जरा आपको बताते हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर देश है। आइए बताते हैं। दुनिया भर में अगर आप देखें तो हथियारों पर नजर रखने वाली जो संस्था है उसका नाम है SIPRI, SIPRI। उसकी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170। भारत ने वर्ष 1974 में पहले टेस्ट और 1998 में अपना दूसरा टेस्ट किया था। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने, अगर आप देखिए तो इसके बाद, भारत के बनाने के बाद, इसके बाद पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु बम 1998 में बना लिया था। हालांकि ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम सीमा तक पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अभी तक किया नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की खोखली धमकियों की बात है तो आ जाइए करगिल पर। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान सेना को बुरी तरह से हरा दिया। पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकियां भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय सेना रुकी नहीं और पाकिस्तानी सेना को हरा कर ही हमने दम लिया था। इसके बाद
जब वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी के आर्मी कैंप पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तो इसके बाद भारत ने पीओके में, आप देखिए जो हिस्सा है, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके आतंकियों के कैंप्स को तबाह किए थे। उसका भी वीडियो आप देख रहे हैं। भारतीय जवानों ने 39 आतंकियों और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म कर दिया। उस वक्त भी पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई थी और परमाणु हमले वाली धमकियां उस वक्त भी खोखली साबित हुई थी। वर्ष 2019 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ की बम पर एक बस पर हमला किया था, वो दिन भी याद कीजिए। इसके बाद जब सीआरपीएफ की बस पर हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कर दी थी। एयर स्ट्राइक्स, भारत की एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए। तब भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। पाकिस्तान के नेता और मंत्री परमाणु बमों की धमकियां दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पाए थे। परमाणु हथियारों में उसकी तबाही की क्षमता पर बहुत मायने रखती है। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा में 15 किलोटन और नागासाकी में 21 किलोटन का परमाणु बम गिराया था, और तब इन दोनों शहरों के करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। कई वर्षों से उसके रेडिएशन का असर इन शहरों पर, वहां पर रहने वाले बाशिंदों पर पड़ा। आज के वक्त में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर परमाणु बम बनाए जा चुके हैं। सबसे ताकतवर परमाणु बम रशिया के पास है, जो 50,000 किलोटन का है। आप सोचिए रशिया के पास कितना खतरनाक परमाणु बम है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के पास 5 किलोटन से लेकर अधिकतम 40 किलोटन तक के परमाणु बम हैं। लेकिन वहीं भारत के पास 40 किलोटन से लेकर 200 किलोटन तक के परमाणु बम हैं। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा परमाणु बम भारत के छोटे परमाणु बम जितनी ताकत रखता है, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु बम कितना शक्तिशाली होगा, इसका एक अनुमान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो परमाणु बम है वो 40 किलोटन का है, जैसा हमने आपको बताया। अगर किसी घनी आबादी वाले शहर में 40 किलोटन का परमाणु बम गिरेगा, तो एक अनुमान के मुताबिक करीब 8 किलोमीटर का क्षेत्र इसके दायरे में आएगा, और इतने ताकतवर परमाणु बम से 2.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है और 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन वहीं अगर उसी जगह पर 200 किलोटन की शक्ति वाला परमाणु बम गिरेगा, तो 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र तबाह हो जाएगा, और इस हमले में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। करीब 12 लाख लोग इसमें घायल भी हो सकते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत का ताकतवर परमाणु बम कितने बड़े पैमाने पर तबाही ला सकता है। एक सच ये है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर काम करता है, और भारत ने आज तक किसी देश को धमकी नहीं दी है परमाणु बम की। भारत कभी भी किसी देश पर पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन इतना भी पक्का है कि जब दुश्मन देश भारत पर परमाणु हमले करेगा, तो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। अब एक बड़ी खबर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जिप लाइनर वाला वीडियो दिखाया था। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिप लाइन ऑपरेटर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। चश्मदीद ऋषि भट्ट के दावे के बाद ऑपरेटर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस इस शख्स से दोबारा सवाल जवाब करेगी। आज तक से बातचीत के दौरान ऋषि भट्ट ने बार बार कहा कि जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ होनी चाहिए, और अब उसे फिर से सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है। हमने भी अब से कुछ ही देर पहले ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाया कि कैसे ऋषि भट्ट ये बता रहे हैं कि इसी शख्स ने, इस ऑपरेटर ने उनसे पहले 6-7 लोगों को जिप लाइन पर आगे बढ़ाया, लेकिन उसने धार्मिक नारा नहीं लगाया था, इस्लामिक नारा नहीं लगाया था। लेकिन गोली की आवाज सुनाई देती है। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखा देती है। गोली की आवाज सुनाई देती है, फिर वह शख्स ऑपरेटर वहां इस्लामिक नारा लगाता है, और उसके बाद इस शख्स को आगे भेज दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। तो धार्मिक नारे लगाने वाले इस ऑपरेटर से पुलिस पूछताछ कर रही है जम्मू कश्मीर, और इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे
अभी तक पानी बंद की स्थिति थी, अब बोलती बंद भी की जा रही है, या फिर कह लीजिए प्रोपेगेंडा शट। आज भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर वार करने के साथ ही उनकी कई यूट्यूबर्स की दुकान उजाड़ दी है। इनकी जहरीली जुबान बंद करते हुए भारत में इनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। सबसे पहले सरकार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों के चैनल्स पर ताला लगाया। इसमें जियो न्यूज, डॉन न्यूज, रफ्तार टीवी, बोल न्यूज, ARY न्यूज, समाज टीवी, सुनो न्यूज प्रमुख पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स के अलावा इरशाद भट्टी, मुनीब फारूक, उमर चीमा, अस्मा शिराजी जैसे पत्रकारों के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन चैनल्स के अलावा उजय क्रिकेट, द पाकिस्तान रेफरेंस, राजीनामा और समा स्पोर्ट्स को भी भारत ने बैन कर दिया है। इन 16 पाकिस्तानी चैनल्स के कुल मिलाकर 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और भारत की वजह से इनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आते थे। इनके एजेंडे और प्रोपेगेंडा का टारगेट है वो ऑडियंस भारत में था और ये लोग भारत में जहर फैलाकर अपनी दुकान चला रहे थे। 16 यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट के अलावा कई और पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिन्हें भारत ने बैन कर दिया है। इन चैनल्स पर भी भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले संवेदनशील सांप्रदायिक कंटेंट फैलाने का आरोप है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को भी भारत ने बैन कर दिया है। हमेशा जहर भारत का साफ संदेश है कि दोनों देशों का अब कोई रिश्ता नहीं है, तो भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों की कमाई का जरिया नहीं बन सकते। जब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति ही भारत में नहीं रह सकता तो उनके विचारों का प्रसार भी भारत में कैसे हो सकता है। इसीलिए भारत ने ये यूट्यूब वाली जो सांप्रदायिक दुकानें हैं उनको भारत में बैन कर दिया है। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भारत में खूब देखा जाता था, इसके दर्शक करोड़ों में थे, जिससे इस पाक क्रिकेटर को तगड़ी कमाई भी होती थी। लेकिन अब ये चैनल्स भारत में बंद है। इन चैनल्स पर क्लिक करने पर एक मैसेज दिख रहा है जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते सरकार के आदेश के तहत ये चैनल्स अब उपलब्ध नहीं है। ये जो आप नीचे में देख रहे हैं हिस्सा, वही बार बार फ्लैश हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए अब आदेश है भारत सरकार का, ये चैनल्स उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान के कई और क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े यूट्यूब चैनल्स को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इसमें बासत अली शो, कॉट बिहाइंड, तनवीर सेज, ये सब शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम की हार की खिल्ली उड़ाने वाले यूट्यूबर्स वासे और इफ्फी का यूट्यूब चैनल वासे हबीब को भी बंद कर दिया गया है। ये अधिकतर वो चैनल्स हैं जिनके वीडियो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में देखे जाते थे। इसकी वजह से ये लोग भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाते थे जिससे इनकी खूब कमाई होती थी। तो भारत के व्यूअर्स को खुश करने के लिए कभी किसी खिलाड़ी की तारीफ करते, कभी किसी का मजाक उड़ाते। इन्हें लेकर कहा भी जाता था कि ये कमाई के लिए भारत पर वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब चैनल्स का बंद होने का मतलब है कि इनकी कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो गया। इस लिस्ट में अरसलान नसीर, रिजवान हैदर, मोहसिन अली, फुरकान भट्टी, BBN स्पोर्ट्स, सना अमजद, आरजू काजमी, स्पोर्ट्स सेंट्रल, ByDRM, ए स्पोर्ट्स, हसना मना है, सैयद मुजम्मिल जैसे तमाम चैनल्स शामिल हैं। असल में ये एक तरह से अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के बहुत से लोगों की कमाई पर सीधी चोट है और इसके साथ ही उनके प्रोपेगेंडा पर ताला लग गया है। भारत के सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं और ऐसे में आतंकवादियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हमले के बाद से अब तक संदिग्ध आतंकियों के 9 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने सिर्फ 5 दिन में 500 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे, सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की। शनिवार रात शोपियां जिले में आतंकवादी अदनान डार का घर ध्वस्त कर दिया गया है जो पिछले साल आतंकवादियों के समूह में शामिल हुआ था। पुलवामा जिले में एक और संदिग्ध सक्रिय आतंकवादी था, आमिर नजीर, उसका भी घर ढा दिया गया है। बांदीपुरा जिले में लश्कर तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी जमील अहमद शेरगोजरी, उसका भी आप देखिए घर जमींदोज कर दिया गया है। शेरगोजरी 2016 से एक ऐसा आतंकवादी है जो पूरे इलाके में सक्रिय रहा है। इसके अलावा आतंकवादी आदिल अहमद, एहसान उल हक, आसिफ शेख,
जाहिद गनी और फारूक तड़वा का घर ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई कुपवाड़ा, शोपिया, त्राल, बांदीपुरा, पुलवामा इन तमाम इलाकों में की गई है। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की छापेमारी इस वक्त भी जारी है। पुलिस ने डोडा में 12 जगहों पर आतंकियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर रेड कर दी। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, ये बात अब दुनिया हर देश मानने लगा है। भारत ने शुरू से ही सभी देशों को इस हमले से जुड़ी जानकारी साझा करके पाकिस्तान के कनेक्शन के सबूत दिए हैं और इसीलिए अब कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं दिखना चाहता है। अमेरिका तो खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी, अब जिनकी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये है अमेरिकी खुफिया विभाग के ये कैश पटेल है, FBI के डायरेक्टर। इससे पहले अगर आप देखिए तो ये तो FBI के डायरेक्टर है कैश पटेल, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग की जो प्रमुख है तुलसी गबार्ड, जो कि भारत दौरे पर भी आई थी, और अब FBI के डायरेक्टर कैश पटेल, इन्हीं का वीडियो है, भारत को पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं। कैश पटेल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत का साथ देंगे क्योंकि पहलगाम पर हुआ हमला आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। अप्रैल का जाना और मई का आना पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत की शुरुआत का समय है, क्योंकि एक तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ भारत का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। उन्हें पता नहीं कि अब उनकी नदियों में कितना पानी आने वाला है, अब वहां सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी, ये सब भारत के फैसले पर निर्भर करेगा। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की आतंकी सोच कहीं उसे रेगिस्तान में ना बदल दे। अगर भारत पानी रोकने में कामयाब रहा तो पाकिस्तान सिर्फ प्यास से ही नहीं बल्कि भूख से भी मरेगा, क्योंकि अगर नदियों में पानी कम हुआ तो पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे आटे के लिए तरस रहे पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्री CR पाटिल पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी कोशिश की जाएगी कि एक बूंद पानी भी पाकिस्तान ना पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में भारत नहरों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे पानी को अपने खेतों के लिए मोड़ना शुरू कर सकता है, हालांकि इसमें समय लग सकता है। पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या यह है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी के प्रवाह की सही सूचना देना बंद कर देगा तो ये उसके लिए आपदा की तरह है। ना वो ये जान पाएगा कि पाकिस्तान में सूखे की स्थिति पैदा होगी या फिर अचानक से बाढ़ आ जाएगी, फ्लैश फ्लड हो जाएगा, जबकि पहले इस तरह की सूचना पाकिस्तान के साथ साझा की जाती थी। अब अगर अचानक से बिना सूचना ज्यादा पानी नदी में पहुंचा तो ये भी पाकिस्तान में तबाही ला सकता है। पाकिस्तान को इसी सोच में डूबना होगा कि अब बाढ़ आएगी या सूखा। वास्तव में सिंधु जल संधि का अगर सीधा और सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को था, लेकिन फिर भी भारत इस संधि के लिए राजी हुआ क्योंकि भारत को लगता था
कि उसे पानी के बदले शांति मिलेगी। ये संधि 1960 में हुई थी, लेकिन इस संधि के 5 साल के बाद ही 65 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया था। भारत ने फिर भी पाकिस्तान की प्यास बुझने दी, लेकिन पाकिस्तान लगातार खून बहाता रहा और अब भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भारत तत्काल पानी बंद कर देगा, जो कि प्रैक्टिकली अभी पूरी तरह संभव नहीं है। वास्तव में समझौता स्थगित करने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को नदियों में आने वाले पानी की सूचना नहीं मिलेगी और भारत इन नदियों में पानी का प्रवाह कम कर रहा है या अचानक पानी छोड़ रहा है, पाकिस्तान जान नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, भारत की तरफ से ये साफ शब्दों में कह दिया गया है और जल संसाधन मंत्री ने भी कह दिया है कि धीरे धीरे हम उस पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, वक्त लगेगा लेकिन वो दिन भी आएगा। वास्तव में ये ऐसी स्थिति है कि एक दिन आपको पता चले कि आज पानी नहीं आ रहा है, फिर अगली सुबह हाल ये हो जाए कि आपके आसपास की गलियों में, घरों में पानी भर जाए। किस दिन क्या होगा एक तरह से आपको पहले से खबर ही नहीं है, तो ये काफी बड़ी समस्या उनके लिए हो सकती है। सिंधु नदी का सफर चीन की कैलाश पर्वतों से शुरू होता है। भारत में हिमालय के इलाके में जितनी छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, उन पर जो बर्फ सर्दियों के दौरान पड़ती है या फिर जो ग्लेशियर इन पहाड़ों पर मौजूद है, उसकी सारी जलधारा सिंधु नदी में चली जाती है। यहाँ तक कि यह भी मानना जाता है कि इंसान की सभ्यता जो एशिया के इस हिस्से में शुरू हुई, वो सिंधु के किनारे से ही शुरू हुई है और यही कारण है कि सिंधु को इस लद्दाख के इस क्षेत्र में पूजा जाता है। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जो उस स्थान पर पहुंच गया है जहां पर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। ये सिंधु नदी है। अभी आप इसमें पानी बहुत कम देखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर लद्दाख में सर्दियाँ चल रही हैं। जो ही तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ये दरिया उफान पर होगा और इस दरिया के पास जाना फिर खतरे से खाली नहीं है। दुनिया के 5 देशों से गुजरने वाली सिंधु नदी भारत में सिर्फ लद्दाख के कुछ हिस्से में बहती है। या जब ये तिब्बत से आती है फिर लद्दाख में दाखिल होती है और लद्दाख से सीधे पाकिस्तान में। कि जो ट्रीटी का जो भारत ने इसको जो रद्द किया, अब ये 6 नदियां हैं। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखोगे, जो वेस्टर्न सेक्टर से जो एक सिंध नदी जो इंडस हमारे सामने बह रही है, जैसे आपने सही फरमाया कि ये सिंध नदी जो है, इंडस रिवर जो है, वो तिब्बत से होकर लद्दाख से गुजरती है और ये फिर आगे जाके बटालिक से फिर पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों और भौगोलिक स्थिति की वजह से बुरी तरह फंस चुका है, जिसका परिणाम उसे आने वाले कुछ दिनों में जरूर महसूस होने वाला है। पाकिस्तान की 80% खेती और बिजली बनाने वाले लगभग 1/3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जिसका कंट्रोल काफी हद तक भारत के पास है। एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के किसान इस समझौते के स्थगित होने से कितना परेशान हो ये तो साफ नहीं है, लेकिन भारत में किसानों के कथित ठेकेदार इस फैसले से जरूर परेशान हो उठे। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच है, सुनिए। किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे और उसके हम समझौते का वो देते रहे? भाई एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, देश को ये बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा आएंगे, जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं।
पता सबको है। जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। सोच देखिए, और इस सोच पर एक सवाल पूछते हैं कि सोचिए, अगर भारत के किसान कहें कि उन्हें पाकिस्तान के किसानों की चिंता है, खिलाड़ी कहें कि खेल को इन मामलों से अलग रखना चाहिए, कलाकार कहें कि कला को विवादों से दूर रखना चाहिए, यानी किसानों को किसानों की चिंता, खिलाड़ियों को वहां के खिलाड़ियों की चिंता, कलाकारों को पाकिस्तान के कलाकारों की चिंता, तो क्या ये लड़ाई सिर्फ हमारे सैनिकों की निजी लड़ाई है? पाकिस्तान के किसानों, नौजवानों की चिंता करने वाले लोग उन आतंकवादियों को अपने उपदेश क्यों नहीं देते जो भारत में दशकों से खून बहाते आ रहे हैं? आज देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आतंकवादी हमले में मरने वाले बेगुनाहों के लिए संवेदना के दो शब्द भले ही ना हो, लेकिन वो आतंकवादियों को सेफ पैसेज मुहैया कराने में पीछे नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कह दिया कि सुरक्षा में चूक से ध्यान भटकाने के लिए पहलगांव हमले में धर्म वाला एंगल जानबूझकर जोड़ा गया है। उनका कहना है कि आतंकवादियों के पास इतना टाइम होता है कि वो धर्म पूछकर मारे। तो क्या ये साहब उन तमाम महिलाओं पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पतियों को सिर पर गोली लगते देखा है, जिन्होंने खुद बाहर आकर बताया ना कि वहां पर धर्म पूछकर और देखकर गोलियां मारी जा रही थी? वो सब झूठ बोल रही हैं। कर्नाटक के मंत्री आरबी तिम्मापुर ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा था। सोचिए, जिन लोगों ने अपनों को इस हमले में खो दिया, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान सरकार कूल रहे, कूल। सोचिए, अपने 26 लोगों को खोने के बाद कहा जा रहा है कि भारत कूल रहे। एक और जो कांग्रेस के नेता हैं सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले पर हमें पाकिस्तान का स्टैंड, क्योंकि वो इनकार कर रहा है कि हमने ये नहीं करा है आतंकी घटना, तो हमें पाकिस्तान का स्टैंड मान लेना चाहिए। इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके, नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं, बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। मेरा ये कहना था इंडस वाटर ट्रीटी का, ये जंग भी हुआ लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी रही, और इस ट्रीटी का एहतराम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कारामत ट्रीटी है। इससे हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान को ज़रा ज़्यादा आराम है, उनको ड्रिंकिंग वाटर है, उनको ये जो है इरिगेशन के लिए वाटर है। तो मैंने इम्प्लीकेशन बताई है कि इंडस वाटर ट्रीटी को, मान लीजिए हम पाकिस्तान पानी रोकते हैं, एक इम्प्लीकेशन ये है कि पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर कैन सबमर्ज। अगर हम ये तजुर्बा करेंगे। पहलगांव हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वालों की एक लंबी लाइन नजर आ रही है। जा रहे हैं तो पूरा परिवार जा रहा है या क्या मुश्किल आई है? नहीं, सिर्फ बच्चे जा रहे हैं मेरे दोनों। मेरी वाइफ वहीं पर ही है, क्योंकि उनका इंडियन भी पासपोर्ट है। हाँ। तो उनको एम्बेसी भी बंद है पाकिस्तानी। हाँ। और क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे छोड़ नहीं रहे, वीजा होने के बाद भी नहीं कह रहे छोड़ेंगे, अलाउ नहीं है। क्योंकि आपके पास आपकी वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, तो आप भी पाकिस्तानी नेशनल हैं, बच्चे भी पाकिस्तानी नेशनल, वो जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी मजबूरी हो गई? इतनी बड़ी मजबूरी है जिसका खुद तसव्वुर भी नहीं सोच सकते थे कैसा हो जाएगा। हम तो खुद इतने टाइम बाद आए थे कि चलो मिल जाएं, अपने माँ बाप से मिल लें। बहुत तकलीफ हो रही इस टाइम। मेरी शादी पाकिस्तान लेडी से ही हुई है। मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे इंडियन हैं, ठीक है, यहाँ की पैदाइश है उनके। हो गए अभी अपने माँ बाप यहाँ अपने नाना नानी से मिलने के लिए। चलो ये अटैक हुआ, कोई
दुख है उसका। बस नोटिफिकेशन जो निकली कि 48 आवर्स में निकलना है। अभी एक्चुअली मेरे बीवी बच्चों को जाके 12 तारीख से गए यहाँ पे। मैं आया था 12 तारीख को, उनको छोड़ने ही 8-10 दिन रहे। मैसेज आया कि आ जाओ, हमने फ़ोन घुमा दी। वो भी बस अफरा तफरी में जैसे है पैकिंग करके निकल के आए। यहाँ पे पहुँचे, हालत ही अलग है। यहाँ पे बस पता चला है कि जिनको इंडियन पासपोर्ट है, नहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो ही यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पे जिसको इंडियन पासपोर्ट है वो ही यहाँ पे आ सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है, फिर भी भारत के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में शादी करते हैं, और ज़्यादातर इसकी वजह ये मानी जा रही है कि बंटवारे के बाद जिन लोगों का पूरा परिवार साथ नहीं रह पाया, अक्सर इस तरह की शादियाँ उनके बीच होती रही हैं। इसके अलावा कई शादियाँ ऑनलाइन भी हो जाती हैं।